हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जो कि रिगार्डिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए। ठीक है, और ये वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए निकाली गई है और इसके बारे में पूरी डिटेल जो है ये अभी 2 अगस्त 2024 को ही इन्होंने पब्लिश करी है, ये जो न्यू नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, तो इसी नोटिफिकेशन में हम सारी डिटेल्स देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस सब्जेक्ट्स की कितनी पोस्ट निकली है। ठीक है, सारा कुछ जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, जो भी आपकी पेमेंट होगी जितनी की भी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और एज रिलैक्सेशन भी कितना है वो सारा देखेंगे इसके अंदर, पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे एचपीएससी ने डेट्स बिल्कुल क्लियरली बता रखे हैं। ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है ये 2 अगस्त 2024 को हुई है। ठीक है, और आपकी जो ओपनिंग डेट है जब आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं वो है 7 अगस्त 2024 से। और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी फॉर्म सबमिशन की वो रहेगी 27 अगस्त 2024 तक। ठीक है, तक आपके 20 डेज का आपके पास टाइम है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं एचपीएससी की मेन साइट पे ही। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो डेट्स बता रखे हैं स्टार्टिंग में इन्होंने। इसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इन्होंने बता रखा है हाउ टू अप्लाई, कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वहां जाके फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मेन साइट पे, और यहाँ पे साइट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है hpsc.gov.in। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट जो है वो निकली हुई है, और उनको कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले इन्होंने बॉटनी मेंशन कर रखा है कि जनरल में 50 है, एससी 19 है, बैकवर्ड क्लासेस में 14 6, इसमें भी फर्दर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखी है, आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के 9 है, टोटल 98 सीट्स है। ठीक है, फिर ये जो ईएसएम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पर्सन विद, यहाँ पे इन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके डिटेलिंग में बता रखा है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सबकी इन्होंने डिटेल में आपको सारी की सारी पूरी की पूरी पोस्ट बता रखी है। जैसे आप देख रहे हो केमिस्ट्री की 123 है, कॉमर्स की 153 है। ठीक है, इको की है, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, तो काफी सब्जेक्ट के लिए तो अराउंड आप देख सकते हो यहाँ पे 26 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे टोटल सीट्स जो है इन्होंने निकाली है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है, और उनको भी पूरा क्लासिफाई कर रखा है वेरियस जितनी भी आपकी कैटेगरीज होती है उसके अंदर, और पूरा डिटेल में बता रखा है। और यहाँ इन्होंने एब्रीवेशंस को भी बता रखा है कि बीसीए का क्या मतलब है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बीसीए और बीसीबी में बैकवर्ड क्लासेस में दो क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। उनको भी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर, बैकवर्ड क्लासेस भी नॉन क्रीमिलियर, तो पूरा डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी है। और ये आपकी टोटल सीट्स है जो कि आप देख सकते हो, ये जनरल कैटेगरी की टोटल सीट्स है सारी मिला के, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की टोटल सीट्स आपको मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है ये भी डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि कितनी पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के। तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखी है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। ठीक है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है 55% किसमें, मास्टर डिग्री में। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि आपके पास हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए अप टू मैट्रिक। ठीक है, और हायर एजुकेशन में भी। और साथ में इन्होंने ये बता रखा है कि आपके पास नेट हो सकता है। ठीक है, नेट होना कंपलसरी, आपके पास नेट कोई भी यूजीसी द्वारा कंडक्ट किया गया है या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक दैट इज सीएसआर का नेट है, और कोई भी सिमिलर टेस्ट जो कि एक्रेडिटेड बाय यूजीसी, एसलेट, सेट, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपके पास नेट होना जरूरी है। या फिर इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल देके उन्होंने ये भी बोला कि नेट के अलावा आपके पास या फिर क्या होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500। जो पूरी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसमें जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी होती है किसी में से भी आपने पीएचडी कर रखी हो, तो या तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे इन्होंने नेट की रिक्वायरमेंट बोल रखी है कि आपके पास नेट होना चाहिए। और मास्टर डिग्री तो हमने देख ही लिया था कि 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स, फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के, उनके लिए इन्होंने अलग से डिटेल नीचे दे रखी है। ठीक है, तो आप यहां पढ़ सकते हो। फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन की डिटेल इन्होंने बाद में दे रखी है, मास कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, फिर सही है। फिर सेम इन्होंने बता रखा है मास्टर डिग्री लेवल पे 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपको पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, ये डिजायरेबल बता रखी है। या फिर आपके पास 2 इयर्स का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एरिया के अंदर, तो इन्होंने यहाँ पे डिजायरेबल है, ये असेंशियल नहीं है। ये डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है किसके लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम नीचे चलते हैं तो ये तो पूरा इन्होंने एलिजिबिलिटी ही बता रखा है, फिर रिलैक्सेशन भी बता रखी है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। तो एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। सेकंड आ जाता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। और थर्ड आ जाता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो होता है ये तो भाई एमसीक्यू बेस्ड होता है। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू आपको 100 आएंगे। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं एमसीक्यू। टोटल मार्क्स 100 है, यानी 1 मार्क ईच है क्वेश्चन। आपको वही क्लियरली बता रहा है, 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। और वो कह रहा है हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क कैरी करेगा। वो तो दिख ही रहा है आपको कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, दूसरी चीज, हर क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे, ABCDE। ठीक है, इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही शैल हैव टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल। ठीक है, और इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन ही शैल हैव टू डार्कन द ई सर्कल। मतलब आपके पास ABCDE 5 ऑप्शन आएंगे। या तो इन 4 ऑप्शन में से आपका कोई आंसर होगा, और अगर आप उसको नहीं मेंशन करना चाहते कि आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते क्वेश्चन, तो ई को आपको डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ई को आप डार्क कर दोगे अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो यानी आपको डार्क तो करना ही है सर्कल, 5 में से कोई ना कोई एक। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर रहता है, जो कि पहला आपका रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि बिल्कुल रहेगा कौन सा, एमसीक्यू बेस्ड। 4 5 ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो कह रहा है कोई ना कोई उसको, और नॉट डार्क करोगे अगर सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन। अगर आपने 5 में से किसी एक में भी सर्कल डार्क नहीं करा, और ऐसे 10% क्वेश्चन है जिसमें आप डार्क करना भूल गए हैं, तो आपको वैसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। यानी आपको डार्क करना तो जरूरी है ही है। अगर 5 ऑप्शन में से आपको नहीं आता, क्वेश्चन भी नहीं आता, तो आप ई पे जाके डार्क करोगे कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, और 1/4 आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, और इन्होंने बोल रखा है ये जो आपका जो एग्जामिनेशन होना है इसका मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम में रहेगा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। दैट इज बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, एनवायरमेंटल, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इन सब के लिए इंग्लिश में रहेगा। और बायलिंगुअल रहेगा, दैट इज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो तो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज के अंदर ही होंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने। नेक्स्ट, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, अगर आप यहाँ देखें तो कैंडिडेट जो है वो 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। जितनी पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज कर रखी है, ऊपर आपने देखा था नंबर ऑफ पोस्ट, उसके 4 गुना बच्चे जो है यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर उन्होंने क्या कर रखा है, सिक्योर्ड कर रखा है मिनिमम ऑफ कट ऑफ 25% मार्क्स, की 25% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे। तब जाके आप सेकंड स्टेप के लिए क्या हो जाते हो, क्वालिफाइड हो जाते हो, जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, 25% मार्क्स जो है ये आपकी क्या है, ये आपका बेंचमार्क है कि इतना आपको चाहिए ही चाहिए। और वो कितने बच्चे सेलेक्ट करेंगे, जितनी एडवर्टाइज पोस्ट है उसकी 4 गुना। ठीक है, तो फिर आ जाता है आपका सेकंड स्टेप जो हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई करा है वो 4 गुना से भी कम है, तो कमीशन जो है वो रिजर्व कर लेगी राइट टू कॉल, कि उनका डायरेक्ट है कि वो क्या करेगा, डायरेक्टली उनको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भेज देगा आगे। ठीक है, ये उनके ऊपर है। या तो वो क्या बोलेगा कि टोटल जितने बच्चे हैं उनमें से एडवर्टाइज पोस्ट जितनी भी होंगी उनके 4 गुना बच्चों को आगे भेजेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। और अगर अप्लाई करने वाले बच्चे 4 गुना से कम है, तो ये कमीशन के हाथ में है कि वो सारे बच्चों को डायरेक्टली कहाँ भेज देगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भेज देगा। ठीक है, तो ये उनके ऊपर होता है। और मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ये इन्होंने पहले बोल दिया है कि पहले स्टेप के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये आपके टोटल मार्क्स के अंदर ऐड नहीं होंगे। तो टोटल मार्क्स के अंदर कौन से ऐड होंगे, जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सेकंड स्टेप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आता है, ये आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर रहता है। 150 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 3 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, और मीडियम जो है फिर से वही रहेगा जो ऊपर था, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और बायलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और जो लैंग्वेज पेपर है उनका तो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही पेपर रहेगा। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ इस वाले पेपर की वेटेज कितनी रहेगी, ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसकी 87.5% वेटेज है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, इतनी इनकी वेटेज रहेगी। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, दैट इज इंटरव्यू के लिए, वो 2 गुना होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग द bracketed candidates if any, and the number of advertised posts provided that they have secured the minimum of कट ऑफ है 35%। कि मिनिमम कट ऑफ तो 35% है, जिसको उनको क्या करना है, क्रॉस करना है। उसमें भी वो क्या है, एडवर्टाइज पोस्ट के 2 गुना बच्चों को आगे फॉरवर्ड करेंगे फॉर द इंटरव्यू।
ठीक है। और उनकी कितनी वेटेज रहेगी, जब टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेट हो रहे होंगे तो 87.5% वेटेज जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज पेपर की ही रहेगी। तो बची हुई 12.5% किसकी आएगी, नेक्स्ट स्टेप की, जो कि आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो आपका 87.5% ये है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और आपका बचा हुआ 12.5% ये आपका रहेगा इंटरव्यू। तो ये आपकी टोटल जो है मार्क्स काउंट होंगे, जिससे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी और आप शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द पोस्ट, जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पेपर की स्कीम रहती है, 3 स्टेप में होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और यहां पे तो इन्होंने बात कर रखी है एकेडमिक लेवल, ठीक है, सर्विस रूल्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता रखी है। एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान या तिब्बतन रेफ्यूजी, तो ये सारी चीजें जो है ये एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, जैसे बाकी एग्जाम्स की होती है, बिल्कुल सिमिलरली एलिजिबिलिटी कंडीशंस है फॉर द नेशनैलिटी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट बेस्ड तो हम वैलिड डिक्लेयर कर चुके हैं, हम जो है एलिजिबिलिटी हमने देख ही लिया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो थी आपकी एकेडमिक, ये आपकी नेशनैलिटी बेस्ड है कि आप कहाँ के होने चाहिए फॉर द पर्टिकुलर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखी है कि कैंडिडेट की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिफोर 15 days ऑफ द मंथ नेक्स्ट प्रीसीडिंग द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, दैट इज 15 अगस्त। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 15 अगस्त जो है ना, यानी उन्होंने बोला 15 दिन पहले, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, उससे 15 दिन पहले जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 21 से कम नहीं होना चाहिए या 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट हो जाती है। ठीक है, और फिर फर्दर इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन भी लिखी हुई है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के तो 5 साल की रिलैक्सेशन हो जाएगी, बैकवर्ड क्लास है हरियाणा के तो 5 साल की रिलैक्सेशन हो जाएगी, डिसेबल्ड पर्सन है तो इतनी रिलैक्सेशन है। तो आप ये पढ़ सकते हो, ये सारी रिलैक्सेशन बेस्ड है, जितनी भी आपका बता रखा है कि आपके इतने इतने साल की रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमेन है तो उसकी कितनी रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन सब मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली है, रिलैक्सेशन हो चुका है, डेट्स की हमने बात कर लिया, कब कब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ये तो अलग अलग मेंशन कर रखा है। अब फीस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फीस भी बता रखी है, अगर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अगर आप मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा तो 1,000 रुपए फीस है। या मेल कैंडिडेट है बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, या मेल कैंडिडेट है फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स, तो अदर स्टेट के बच्चे जो है वो भी किस में काउंट होंगे, आपके जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो उनकी 1,000 फीस है। ठीक है, और बाकी फीमेल कैंडिडेट है अगर जनरल कैटेगरी की, या फीमेल कैंडिडेट है ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स तो उनके लिए 250 रुपए होगी फीस। ठीक है, या मेल और फीमेल कैंडिडेट है एससी बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उनकी भी कितनी है, 250 रुपए। तो 1,000 रुपीज, और बाकियों के लिए कितनी है, 250 रुपीज यहाँ पे आपकी फीस है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सन है विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, ठीक है, जिनमें एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है, ऑफ हरियाणा ओनली, सिर्फ हरियाणा की बात हो रखी है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। फीस स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, हमने देख लिया पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, 3 स्टेप्स में आपका पेपर होने वाला है, हमने डेट्स भी यहाँ पे सारी मेंशन कर ली है, कौन कौन सी डेट को एग्जाम है, और बाकी मोस्टली हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, कि आपके किस किस की कितनी पोस्ट है हमने ये भी देख लिया, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट भी चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर मेंशन कर लिया, बाकी तो पूरा का पूरा डिटेल में दे रखा है। कमीशन के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फॉर्म फिलिंग के। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखे, ये तो आप वैसे भी रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन में। तो मोटा मोटा चीजें जो है जितनी भी नोटिफिकेशन के अंदर है वो सारी हमने देख ली है। ठीक है, फर्दर इसमें क्या सिलेबस रहेगा और सिलेबस के बेस पे हमारा न्यू बैच शुरू होने वाला है, उसकी सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं, जो बिल्कुल इसकी के नेक्स्ट वीडियो डलेगी एचपीएससी के रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हमारा बैच जो रहेगा उसकी पूरी डिटेल्स प्लस उस बैच की डिटेल्स के साथ साथ सिलेबस जो है थोड़ा बहुत वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा नेट ओरिएंटेड सिलेबस है, अगर आप देखोगे जैसे नेट एग्जाम का आता है तो पूरा मैं सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ हमारे बैच कैसा रहेगा, जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा भी हमारा बैच का शेड्यूल रहेगा वो बिल्कुल इसी के नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। तो इसको आप फॉलो करते रहे और कैरियर एंडेवर के साथ जुड़े रहे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।